मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है और वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 403 प्रचार रथों को रवाना किया और ये रथ सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाकर प्रचार करेंगे। और वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं हालांकि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी और चुनाव प्रचार और जनसभा पर रोक लगाई गई है, पर डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दी गई है। और इसी कड़ी में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के रथ के बाद अब पार्टी डिजिटल रथ का सहारा लेने जा रही है और ये रथ यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर ये डिजिटल रथ जाएंगे और ये रथ हर विधानसभा में घूमेंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। और कोरोना की संभावित तीसरी लहर और हाल में बड़े मामलों को देखते हुए भी ये रणनीति अहम मानी जा रही और इन रथों के जरिए पार्टी लाइव भाषण और नेताओं की छोटी सभा का प्रचार भी करेगी और इस तकनीक से सभाओं को आसपास के क्षेत्रों में भी लाइव किया जा सकेगा और इससे सभाओं में ज्यादा भीड़ भी नहीं होगी। और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के इस तरह के डिजिटल प्रचार का सहारा लिया था। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि यूपी में कई आईटी हब बनाए जा सकते हैं और 2022 में अगर सरकार बनी तो हम इस सेक्टर में 22 लाख नौकरियां देने के साथ साथ 300 यूनिट बिजली फ्री भी देंगे। और पहली बार अखिलेश यादव ने अपने करियर में विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और वो मैनपुरी की करहल सीट से यूपी के रण में उतरेंगे। और वहीं आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी सरकार में विकसित एचसीएल कैंपस में 5000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं और बड़े पैमाने पर छात्रों को जो आगे की पढ़ाई कर रहे थे उन्हें लैपटॉप दिया गया था और आप जब गांव में जाएंगे तो आपको लैपटॉप देखने को भी मिलेगा। और अखिलेश यादव ने कहा कि लैपटॉप से क्या क्या रोजगार और नौकरी मिली है और एक एक लैपटॉप की अपनी कहानी है। और लखनऊ स्थित चक गंजरिया फॉर्म में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आया था और समाजवादी सरकार में आईटी सेक्टर में हुए काम को अगर आगे बढ़ाया गया तो लखनऊ आईटी हब के रूप में बन जाता। और बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग बरेली के झुमके की बात करते हैं वो बताएं कि बरेली की इंडस्ट्री के लिए क्या सपोर्ट किया और नया कारखाना या कोई उद्योग आया हो तो मुझे बताइए। और उत्तर प्रदेश में आईटी हब कई जगह बन सकते हैं और बरेली में बन सकता है, आगरा में भी बन सकता है, गाजियाबाद में भी बन सकता है और नोएडा में पहले से जिस समय लॉकडाउन लगा समाजवादी सरकार के दौरान दिया गया लैपटॉप बहुत लोगों के काम भी आया। और उन्होंने कहा कि 2022 में सरकार बनने पर बड़े पैमाने पर छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। तो क्यों नहीं पूर्वांचल में जा सकता है? और पूर्वांचल में जरूरत है क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरूरत है। 12th के पास करने वाले बच्चों को क्या नौकरी रोजगार मिल सकते हैं, उसकी अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो रोजगार और नौकरी पा सकते हैं। इसलिए इस तरह की आईटी हब्स पूर्वांचल में और लखनऊ से आगे भी ले जाना पड़ेगा तो कोशिश होगी, ले जाएंगे और जो भी सहूलियत देनी पड़ेगी वो सहूलियत देंगे। मुझे याद है कि नोएडा और गाजियाबाद से आगे नहीं ये बढ़ते थे, कम से कम पिछली सरकार में समाजवादी लोग लखनऊ तक ले आए, अगली बार हो सकता है झांसी तक चले जाएं। वहीं यूपी में कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला और प्रियंका गांधी ने कहा कि वो 80% बनाम 20% की बात करें और सच है कि ये 99% बनाम 1% है। और इस देश में यूपी समेत सच ये है कि सरकार के कुछ दोस्त और बड़े बिजनेसमैन हैं और उन्हें भी फायदा पहुंच रहा है और बाकी सब बहुत दर्द में। और प्रियंका ने हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कहा कि हम लोग यूपी में बेरोजगार लोगों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार ने शिक्षा पर कितना बजट खर्च किया और इस पर बात क्यों नहीं कर रहे और हम ऐसे मुद्दों पर बात क्यों कर रहे हैं जिनका यूपी के विकास से कोई लेना देना है ही नहीं। और जब उनसे यूपी में चुनाव बाद गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछा गया तो प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के लिए दरवाजा पूरी तरह बंद है लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए खुला है
यानी कांग्रेस किसी भी दल के साथ चुनाव के बाद गठबंधन करने को तैयार है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया और इसमें यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार का नारा दिया गया। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मतदान के लिए पहले चरण के लिए नामांकन का कार्यक्रम संपन्न होकर दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया। और बीजेपी ने अपनी प्रचार सामग्री के शुभारंभ के साथ चुनाव प्रचार के लिए थीम सॉन्ग को भी लॉन्च किया है। और उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने 43 लाख गरीबों को मकान दिया, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को घर में शौचालय दिया, 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन और 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश इस समय पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा हुआ है और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और चुनाव प्रचार में व्यस्त है। और प्रदेश के अधिकांश सीटों पर राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और वहीं प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की हसनपुर विधानसभा सीट से मुखिया गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया और वो मेरठ के रहने वाले बताए गए। और वहीं समाजवादी पार्टी में आने से पहले वो बीजेपी में थे और अब इसको लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से सपा पर निशाना भी साधा है। और उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक ऐसी वॉशिंग मशीन बताई है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आने वाले लोग सेकुलर बन जाते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, सपा एक वॉशिंग मशीन है जिसमें संघी सेकुलर बन जाते हैं। और मरहूम कल्याण सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के सुनील, स्वामी प्रसाद और अब ये उम्मीद है कि मुस्लिम सपा नेता इनकी गुलपोशी करेंगे और इनके सामाजिक न्याय के लिए अपनी जवानी कुर्बान करेंगे और बाकी बी टीम का थप्पा तो सिर्फ हम पर लगा है। और मुखिया गुर्जर हसनपुर सीट के रहने वाले बताए गए और इस सीट पर 2012 में पूर्व मंत्री और सपा नेता कमाल अख्तर जीते थे, लेकिन 2017 के चुनाव में इस सीट से बीजेपी के महेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। और इस बीच हसनपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए मुखिया गुर्जर की संघ के स्वयंसेवक के गणेश वेश वाली फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी और इस लिस्ट में अदिति सिंह का नाम भी शामिल है। और वहीं अदिति रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और वो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। और बीजेपी ने करीब 85 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है जिसमें 15 महिलाएं और असीम अरुण कानपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। और उत्तर प्रदेश काडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने हाल में कानपुर के पुलिस आयुक्त पद पर रहते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वीआरएस ले ली थी। और इसके बाद 16 जनवरी को अरुण बीजेपी में शामिल हो गए थे। और वहीं रामवीर उपाध्याय को सादाबाद से टिकट दिया गया, हरिओम यादव को सिरसागंज से उम्मीदवार बनाया गया और रामवीर उपाध्याय ने हाल ही में बीएसपी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। और वहीं हरिओम यादव सपा से बीजेपी में आए हैं और पार्टी ने राज्य सरकार में मंत्री सतीश महाना को महाराजपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। और वहीं दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा। और वहीं यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण की 59 सीटों पर और वहीं 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर और 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर और 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और 7 मार्च को 7वें चरण में और 54 सीटों पर मतदान होगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के आगरा डिवीजन में मथुरा पलवल रोड पर एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और जिसकी वजह से आगरा दिल्ली रेल मार्ग पर यातायात बाधित है। और मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण रूट की करीब 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और वहीं कई ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट किए गए। और घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे
और जेसीबी की मदद से मालगाड़ी के डिब्बों को हटवाने का काम भी किया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक सीमेंट से लदी मालगाड़ी देर रात मथुरा से गाजियाबाद जा रही थी। तभी छठीकरा के पास अचानक मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए और इसके चलते ट्रैक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। और वहीं पटरी से उतरे डिब्बों की वजह से कई ट्रेनों के रूट बाधित होने के कारण ट्रेनों का डायवर्जन भी किया गया और मुंबई से आने वाली गाड़ी राजधानी शताब्दी, साप्ताहिक ट्रेन, युवा स्पेशल सहित कई महत्वपूर्ण गाड़ियों को दिल्ली जाने के लिए अलग रूट पर डाइवर्ट किया गया। और मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों के सामने टिकट परेशानी खड़ी हो गई है। और वहीं रेल प्रशासन ट्रैक से डिब्बे हटाने का काम कर रहा है। हालांकि कोहरे की धुंध के कारण रेस्क्यू करने में परेशानी भी हुई थी। और वहीं दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और पुलिस प्रशासन के स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से ट्रैक साफ किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती की चुप्पी पर हैरानी जताई है। और कांग्रेस नेता ने कहा कि 6-7 महीने पहले तक हमें लगता था कि उनकी पार्टी एक्टिव नहीं है और हमें लगा शायद वो चुनाव का इंतजार करे, लेकिन हमें भी बहुत हैरान है कि चुनाव शुरू हो गया है और हम बीच चुनाव में। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि मायावती अभी एक्टिव नहीं, उन्होंने चुप्पी साध रखी, ये मेरी समझ के बाहर है। और उन्होंने कहा कि ये भी संभव है कि बीजेपी सरकार मायावती पर दबाव बना रही हो। और एक इंटरव्यू में प्रियंका ने उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद गठबंधन के संभावनाओं पर कहा कि बीजेपी के लिए दरवाजा पूरी तरह बंद है, लेकिन अन्य पार्टियों के लिए खुला है। और कांग्रेस नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक ही तरह की राजनीति करें, क्योंकि उन्हें ऐसी राजनीति से फायदा भी होता है। और सांप्रदायिकता और जातिवाद के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टियों का सिर्फ एक एजेंडा है और वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बातचीत की बात को स्वीकार किया। और उन्होंने कहा कि प्रशांत एक समय पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने ही वाले थे, लेकिन फिर दोनों के बीच बात नहीं बन पाई और वहीं उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। और उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी और प्रशांत के बीच कई विभिन्न मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण कई दौर की बातचीत होने के बावजूद उनके साथ बात नहीं बन पाई। और कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मुझे लगता है कि ये कई कारणों से काम नहीं कर सका और कुछ उनकी और कुछ हमारी ओर से बात पर सहमति नहीं बनी और मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहती, पर हम कुछ मुद्दों पर सहमत नहीं हो पा रहे थे जिस वजह से बात नहीं बन पाई। और वहीं उन्होंने कांग्रेस में किसी बाहरी को नहीं लाए जाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता तो हमारी उनसे कई बार बातचीत नहीं होती, यह सच नहीं है। और वहीं गौरतलब है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों से पहले प्रशांत किशोर की गांधी परिवार के 3 प्रमुख सदस्य सोनिया, राहुल और प्रियंका से काफी लंबी बातचीत हुई थी और इन मुलाकातों की तस्वीरें मीडिया में काफी वायरल भी हुई थी। और यह चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी भूमिका में रहेगी, लेकिन उसके वर्तमान नेतृत्व के चलते ऐसा संभव होता नहीं दिखता है। वहीं दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। और पुलिस ने ये छापेमारी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में की है, जहां से छापेमारी के बाद पुलिस ने 10 देसी कट्टे, 9 अधूरे हथियार और भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया है। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान उन्होंने इस अवैध फैक्ट्री से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अलीगढ़ के ही रहने वाले रवि के तौर पर हुई है। और पुलिस के मुताबिक रवि एक लंबे अरसे से यहां पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था। और पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि इस फैक्ट्री में एक साल के अंदर 1000 से भी ज्यादा देसी कट्टे और दूसरे हथियार बनाए गए थे, जिन्हें ये गिरोह दिल्ली और एनसीआर के बड़े बदमाशों को सप्लाई करता था। और ये हथियार 3000 से लेकर 10,000 तक की कीमत में बेचे जा रहे थे। और पुलिस के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में पकड़े जा रहे बदमाशों के पास से लगातार आधुनिक हथियार भी मिल रहे थे,
जो पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गए थे। और इस अवैध हथियारों की फैक्ट्री के भंडाफोड़ को पुलिस एक बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है। और दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले ही गैंगस्टर कपिल उर्फ नंदू के गुर्ग शकील उर्फ सैनी को गिरफ्तार किया था। और पुलिस को शकील के पास से 14 पिस्टल और 38 कारतूस मिले थे। और दिल्ली पुलिस को शकील से पूछताछ के दौरान अलीगढ़ के इस अवैध हथियारों की फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ की 2 टीम तैयार की गई और फिर अलीगढ़ में छापेमारी की गई और इस अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चित्रकूट जनपद में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। और पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने जनपद की जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए एक भरोसा पत्र जारी किया है। और इस भरोसा पत्र हर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा बांटा जाएगा। और जारी भरोसा पत्र में लोगों को निडर होकर निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई है। और इसके साथ ही जो भी कोई मतदान के लिए प्रलोभन या दबाव बनाएगा, उसकी शिकायत के लिए इस भरोसा पत्र में पुलिस कंट्रोल रूम और थाना अध्यक्ष से लेकर पुलिस कप्तान तक के नंबर दिए गए, जिससे वो मतदाता किसी भी नंबर पर फोन करके शिकायत कर सकता है। और वहीं चित्रकूट पुलिस उन शिकायतों के मिलते ही ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और वहीं पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए इस भरोसा पत्र का पंपलेट जारी कर इस सराहनीय पहल का शुभारंभ किया। और पुलिस अधीक्षक ने खुद भैलपुरवा थाना क्षेत्र के छोटी बिल्हारी गांव में जाकर ग्रामीणों को भरोसा पत्र बांटकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। और वहीं जायसवाल का कहना है कि चित्रकूट पुलिस द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर इस भरोसा पहल की शुरुआत की गई है, जिससे कहीं भी कोई मतदान को लेकर दबाव या लालच देता है तो उनके खिलाफ इस भरोसा पत्र में दिए गए नंबर पर मतदाता द्वारा जानकारी देने पर तुरंत पुलिस द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहराइच के गोपिया से एक किशोरी के डूबने की खबर सामने आई और लड़की की उम्र 15 साल बताई जा रही है। और वहीं दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि गोपिया नहर कदम पुल के पास लड़की घर से बिना बताए घूमने आई थी, जो दिमागी रूप से विक्षिप्त थी और जिसका इलाज लखीमपुर से चल रहा था। और दिमागी रूप से विकलांग होने के कारण नहर के पास आकर पानी में उतर गई और डूबने लगी। और नहर के पास घूम रहे उन लोगों ने जब उसको डूबते हुए देखा तो हल्ला मचाना शुरू किया और फिर भीड़ इकट्ठा हो गई और इसकी सूचना घर वालों को दी गई। और रोते चिल्लाते घर वाले नहर पर पहुंचे, तब तक नीता नहर में डूब चुकी थी और जिसका कोई पता नहीं लग सका। और सूचना पाकर मोतीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों द्वारा लगातार डूबी बालिका की खोजबीन जारी है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? सने ही क्या मामला है, क्या हुआ है यहाँ? ये बिटिया बूढ़ गया, पागल रहा, दिमाग खराब रहा, रखे तो दवा चल रहा है। ठीक, यहाँ कैसे पहुँची नहर पे? यहाँ साहब जान नहीं मिला, हम लोग घरे रहा ना, वो पता नहीं कैसे भाग गई, जाने नहीं पावा कोई घर पे आदमी। तो आपका पता कैसे लगा कि डूबी है? जब इधर से गाड़ी से जाए लगे लोग तो बतावे लगे कोई की बिटिया बूढ़ गए है नहर में। अच्छा, तो हम लोग दौड़ के आए यहाँ देखा गया। तो आपका पता कैसे लगा कि आपकी ही लड़की है ये? अब लड़की का यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सभी शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और यूपी में अब 30 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। और राज्य में जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए स्कूल कॉलेज 16 जनवरी तक बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद स्थिति की समीक्षा हुई और फिर संस्थानों को बंद रखने की मियाद 23 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। और अब एक बार फिर कोरोना संक्रमण के हालत पर समीक्षा के बाद 30 जनवरी 2022 तक के लिए स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया गया। और वहीं शैक्षणिक संस्थानों को ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने के आदेश भी दिए गए और प्रशासन का निर्देश राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों पर लागू होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय ने पहले ही 15 से 31 जनवरी तक आयोजित होने वाली सभी सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी और स्टूडेंट्स अभी अपने एग्जाम की नई डेट्स के इंतजार में। और वहीं यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के एग्जाम भी राज्यसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के बाद शुरू होने हैं।
इसी के साथ उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।